नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश के इतिहास की चर्चा स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास से इसका सीक्वेंस रखेंगे, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक इतिहास की चर्चा करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से। तो चलिए देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो कंसेप्ट होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्राचीन इतिहास के तहत जो भी मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक जो काल है, पाषाण जिसे काल हम बोलते हैं, उसकी चर्चा करेंगे और फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपके टॉपिक आते जाएंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम देखेंगे कि ये पूरा जो काल है इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पूरा जो पाषाण काल है वो कहलाता है, जिसे पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो आपका मध्य पाषाण काल कहलाता है और तीसरा जो होता है मध्य पाषाण काल को भी अगर आप देखेंगे मेसोलिथिक है, तो अंग्रेजी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए नवपाषाण काल। तो 3 रूपों में इसे क्या किया जाता है, इसे विभाजित किया जाता है। तो पहले तो ये आपको बेसिक स्तर पे समझ लेना है कि ये 3 जो इसके प्रकार हैं वो हमने देख लिए। अब एक एक करके जैसे पूरा पाषाण काल हुआ, मध्य पाषाण काल हुआ, नवपाषाण काल हुआ या युग कहिए, इन पर एक एक करके बात करेंगे। पहला जो है वो पूरा पाषाण काल है, पैलियोलिथिक जो एज है या पीरियड है उसकी हम चर्चा करेंगे। ये इसकी जो शुरुआत है वो 10 लाख या 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। अगर आप देखेंगे तो इस समय ये कहा जाता है कि जो भी मानव है, जो ह्यूमन है, वो क्या कर चुका था कि वो फार्मिंग करना, वो कृषि करना शुरू कर चुका था, ये माना जाता है। निवास के लिए देखा जाए तो ये कहा जाता है कि निवास के लिए जो घर बनाने की बात है वो भी स्टार्ट हो चुका था। तो घर बनाने की जो बात है वो यहाँ तक देखने को मिलती है और इसे एक तरह से माइक्रोलिथिक भी कहा गया है। इसके बाद देखेंगे इस काल की बात करेंगे तो इस काल में आग की जो खोज है वो की गई। ये जो खोज है ये कई बार पूछा जाता है किस काल से जुड़ती है आग की खोज, लेकिन ये कहा जाता है कि आग की खोज इस समय की गई थी। लेकिन इसके अगर हम सर्च की बात करें कि इसके जो एविडेंस है क्या वो उपलब्ध हैं, तो एविडेंस नहीं मिलते हैं, ये प्रेजेंट नहीं है। ये एक खास बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो एविडेंस है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मानव भोजन हेतु, अपने खाने हेतु अगर देखेंगे तो महत्वपूर्ण तौर पे देखें तो जो फल है, सब्जी है, जो मछली है, इन सब का इस्तेमाल करता था, ये खास बात थी। और जो मानव है वो पशुओं पर भी क्या था, वो निर्भर था। ये एक जो निर्भरता है ये इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे इस काल से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे। नर्मदा घाटी है, सोन घाटी है, बेतवा है, भीमबेटका है, रायसेन वाला डिस्ट्रिक्ट वाला, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो हथनौरा है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। जो पूरा पाषाण काल है इसे मूल तौर पे आप देखेंगे तो 3 भागों में बांट दिया जाता है, निम्न, मध्य और उच्च। ये हमने देख लिया पहला जो पूरा पाषाण काल है। अब इसका दूसरा जो विभाजन है मध्य पाषाण काल, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए अगर यहाँ पर हम आएंगे तो इसका जो समय है वो 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। मानव ने जो भी क्वार्टजाइट पत्थर है उसके स्थान पर जो भी जेस्पर, चर्ट और जो ब्लड स्टोन पत्थर हैं, ऐसे जो हथियार हैं वो बनाना क्या कर दिया था, वो शुरू कर दिया था। तो ये एक खास बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जैसे मेसोलिथिक जो भी एज है उसमें जुड़ी भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने बताया कि ठीक है इस काल में मानव ने जो भी क्वार्टजाइट पत्थर हैं उनके स्थान पर जेस्पर, चर्ट या ब्लड स्टोन जैसे पत्थर के जो हथियार है वो बनाना शुरू कर दिया था। इस काल में देखेंगे जो भी औजार बनाने की जो हमने बात की, ये नर्मदा, बेतवा, चंबल जैसी जो नदियां हैं यहाँ पर खास तौर पे देखने को मिला। तो नर्मदा, बेतवा और चंबल, ये तीनों जो नदी घाटी हैं, इन नदी घाटियों में खास तौर पे आप देखेंगे ये इस कारण से भी चर्चा में है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पे जो भी औजार हैं वो यहाँ से मिले हैं। मानव ने शरीर या कह सकते हैं या शिकार के दृष्टिकोण से देखें तो शिकार के साथ साथ जो पशुपालन है वो पशुपालन करना भी क्या कर दिया, वो शुरू कर दिया था। मानव ने अभी खेती करना आरंभ नहीं किया था। ये एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो जो खेती बाड़ी है, जो कृषि है,
वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि अभी यहाँ पर खेती नहीं देखने को मिलता था। और अगर इसके एविडेंस की बात करेंगे कि इस काल के जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे और आदमगढ़ वर्तमान में अगर आप देखेंगे जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हमने बात की। अब बात कर लेंगे पाषाण काल में जो भी मध्य प्रदेश के प्रमुख जो स्थल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इनकी जो स्थिति है उसमें रायसेन जिले का जो अब्दुल्लागंज है उसके समीप देखेंगे खोजा गया 1957-58 में श्रीधर विष्णु जो वाकड़कर हैं उनके द्वारा जो साक्ष्य मिले भीमबेटका से, जो पूरा पाषाण काल है उसके जो शैलचित्र हैं वो प्रस्तुत किए गए थे और इसमें पाषाण कालीन जो भी मानवीय दिनचर्या है उसको दर्शाया गया। जो भीमबेटका है उसको वर्ष 2003 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार आपसे पूछा गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्लेस है उसमें आदमगढ़ है। इसकी जो स्थिति है जो अवस्थिति है लोकेशन है वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं। खोज किसने की थी, तो आरबी जोशी मनोरंजन जो घोष है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। जो भी साक्ष्य है एविडेंस है उसमें जो पशुपालन है उसके प्राथमिक जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री के तौर पे जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर खोजा गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखेंगे एक और प्लेस है जो महत्वपूर्ण है वो है हथनौरा। अब देखिए हथनौरा जो है वो एमपी का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्लेस है और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम क्या बोलेंगे सीहोर, ये जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये जो खोज है ये की गई थी। कब की गई थी, तो 1982 में 1982 में अरुण सोनकिया जो थे उनके द्वारा क्या की गई थी, ये जो खोज है वो की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आप देख सकते हैं। साक्ष्य के तौर पे देखेंगे हथनौरा से जो भी मानव है, मानव की जो खोपड़ी है वो मानव की खोपड़ी यहाँ से खोजी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और हाथी के जो भी जीवाश्म है जिसे हथनौरा कहा जा रहा है उसी के नाम पर, तो प्राप्त जो भी प्राचीन मानव है उसको एक तरह से ज्ञान के स्तर पे यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया है। तो ये मोटे तौर पे हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी ली। अब मध्य प्रदेश में जो भी नवपाषाण काल है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसका जो रूपांतरण हुआ इसको अगर हम देखेंगे तो ताम्र पाषाण काल और महा जो पाषाण काल है जिसे मेगालिथ कहते हैं इसके नाम से जाना जाता है। अब एक एक करके थोड़ा सा हम बात करेंगे। पहला इसमें देख लेते हैं जो भी नवपाषाण काल है जो उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, न्यूलिथिक पीरियड कहा जाता है। ये 7000 से 4000 ईसा पूर्व कह सकते हैं कि ये माना जाता है। पत्थर के जो भी हथियार हैं उनको अधिक नुकीला और चमकदार बनाने की बात है तो वो इस काल में देखने को मिलती है। और सबसे खास बात है कि इस काल में जो मानव था वो मानव ने प्रगति किया और धीरे धीरे पशुपालन, पहली बात पशुपालन करना सीख गया था। पशुपालन करने के साथ ही आप देखेंगे तो जो खेती करने की बात इससे पहले नहीं देखने को मिलती है वो आरंभ हो चुकी थी। तो खेती करना भी क्या कर दिया था, मानव ने आरंभ कर दिया था। दूसरी बात देखिए कि धीरे धीरे जो मानव है वो क्या करने लगा था कि अपने जो आवास हैं, जो घर हैं, वो आवास बनाना शुरू कर दिया था। तो खेती हो गया, खेती के अलावा पशुपालन हो गया, पशुपालन के अलावा देखेंगे आवास बनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो भी इसके वस्त्र हैं, वस्त्र बनाना भी क्या कर दिया था, मानव ने शुरू कर दिया था। दूसरी बात देखिए जो आग जलाने की बात है, आग जलाने के जो बात है वो भी इस काल में देखने को मिलती है। तो खाना पकाकर, जब आग जला लिया तो खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया था। इस काल में लकड़ी का जो पहिया है उसका विशेष तौर पे आविष्कार किया गया था। ये आपको ध्यान देना है कि लकड़ी के जो पहिए हैं, लकड़ी का जो पहिया है उसका जो आविष्कार है वो हो चुका था। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। नवपाषाण काल में लकड़ी के पहिए का आविष्कार हो चुका था। मानव ने धर्म, जो भी देखेंगे धर्म हो, देवी देवता हो, भूत प्रेत हो, उनकी जो कल्पना है वो भी शुरू कर दी थी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि धर्म की शुरुआत, या फिर कह सकते हैं कि जो देवी देवता हैं, या फिर कह सकते हैं भूत प्रेत, इस तरह की जो भी बातें थी
इनकी जो कल्पना है वो इस काल में शुरू हो गई थी मानवों के द्वारा, जो कई बार आपसे पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे इस काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो ये दमोह में आपको देखने को मिल जाएंगे इसके साक्ष्य। और ख़ास तौर पे कहा जाता है जो हटा है संग्राम जो पुर है वो वाला घाटी क्षेत्र है। तो दो यहाँ पर आपको देखना है, एक तो संग्रामपुर वाला जो पूरा घाटी क्षेत्र है यहाँ पर इसके जो अवशेष हैं वो मिल जाएंगे। दूसरा जो हटा है उस क्षेत्र में इसके जो साक्ष्य है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा आप देखिए ताम्र जो पाषाण काल है इसके जो साक्ष्य है ये अधिकांशतः भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिले हैं। मानव ने जो भी औजार है वो बनाने के लिए जो पत्थर है, पत्थर के साथ साथ जो तांबे हैं उसका जो इस्तेमाल है वो शुरू कर दिया था। और जो मानव है, मानवों के द्वारा सबसे पहले जो तांबा धातु है उसी का क्या किया गया था, वो प्रयोग किया गया था। अगर मध्य प्रदेश में हम आएंगे तो यहाँ जो भी ताम्र पाषाण युग की संस्कृतियाँ हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। क्या था, उज्जैन, नवदा टोली, खरगोन, एरड़ जो है ये सागर में, और डांगवाड़ा उज्जैन में, आवरा जो है ये मंदसौर में। तो मालवा संस्कृति अपने उत्कृष्ट मृदभांड के लिए जाना जाता है। कई बार आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो मालवा संस्कृति है, मालवा जो संस्कृति है ये विश्व विख्यात क्यों है, तो ये कहा जाता है कि अपने उत्कृष्ट जो मृदभांड है, ये आप ध्यान रखिएगा, जो उत्कृष्ट मृदभांड है उसी के लिए क्या है, ये फेमस है। तो मालवा संस्कृति को आपको ध्यान रखना है, ये कई बार आपसे पूछा गया है तो इसलिए मुझे याद आया, मैंने आपको बता दिया। उसमें मध्य प्रदेश में जो भी महापाषाण काल है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं वो किन क्षेत्रों से संबंधित हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उस दक्षिण वाले क्षेत्र में महापाषाण के जो भी एविडेंस है वो देखने को मिले हैं। और जिन जिलों में ये एविडेंस देखने को मिले हैं उन जिलों में आप देखेंगे ग्वालियर सबसे महत्वपूर्ण है, भिंड डिस्ट्रिक्ट है, मुरैना है, रीवा है। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर एविडेंस आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जो भी पौराणिक काल है उसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में जो निषाद हैं जिसे अनार्य कहा जाता था, इस जाति के लोग निवास करते थे। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ये तथ्य आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र पर देखेंगे जो इक्ष्वाकु हैं उसके पुत्र दंडक का शासन था, रूल था, और ये पूरा जो क्षेत्र ये घने वनों से पूरा घिरा हुआ था। तो ये कई बार पूछा है, और इन्हीं के नाम पर ये जो क्षेत्र है इसे दंडकारण्य कहा जाता है। तो ये कई बार आपसे पूछा गया है कि दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है। और अयोध्या के जो राजा दशरथ थे उनके समकालीन यदुवंशी जो नरेश मधु हैं वो इस क्षेत्र के शासक थे। राम के छोटे भाई शत्रुघ्न थे, उनके पुत्र शत्रुघाती ने यहाँ पर दशार्थ जो वर्तमान विदिशा है उस पर शासन किया था जिसकी राजधानी कुशावती थी। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। जैसे वैदिक काल में देखेंगे जो भी इक्ष्वाकु वंश है उसके शासक जो मुचकुंद हैं उन्होंने मांधाता नगर का जो ओंकारेश्वर है उसकी स्थापना की थी, जो कई बार आपसे पूछी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो आप देख सकते हैं। वैदिक काल में जो भी नर्मदा है इसका नाम रेवा, चंबल का चरमावती, केन का सुक्तिमती था। ये देखें तो वैदिक काल में आज जो नाम है उस काल में देखें जो नाम था वो हमने देखा। अब देखिए सतपथ जो ब्राह्मण है इसमें नर्मदा नदी को क्या बोला गया है, ये रेवा नाम दिया गया है। ये ऐसे ही फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। जो भी पौराणिक काल है उसमें है जो वंश है ये महत्वपूर्ण है, और इसके जो शासक थे वो महिष्मत थे, और उन्होंने महिष्मती जो महेश्वर है उसकी स्थापना की थी। और दूसरी बात देखेंगे जो भी है वंश है उसकी राजा जो अवंती है उन्हीं के नाम पर ये जो नाम है अवंती या वर्तमान में जो उज्जैन है वो नाम पड़ा था। ये भी कई बार आपसे पूछा गया। आदि कवि जो वाल्मीकि है उनका जो आश्रम था वो किस नदी के किनारे था, तमसा नदी के किनारे था। और विद्वानों के अनुसार तमसा आधुनिक जो टोंस नदी है उसी का उस काल में नाम तमसा था। अनुश्रुतियों के अनुसार देखेंगे मनुष्यों की जो भी परंपरा है उसमें अंतिम जो मनु वैवस्वत है
वो हुए जिनके 10 पुत्र थे ये माना जाता है। और इनके जो भी करुष नामक पुत्र थे उन्हीं से करुष जो वंश है वो चला और करुष देश की जो स्थापना है वो भी हुई, जिसे वर्तमान में बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। अब नए नाम और जो भी प्राचीन नाम है उनकी हम तुलना करेंगे। जैसे अभी जिस क्षेत्र का नाम विदिशा है उसका पहले नाम दसाड़ था, प्राचीन नाम। जो महेश्वर है इसका प्राचीन नाम महिष्मती था। जो बघेलखंड है इसका नाम करुष देश था। और जो सोहागपुर है इसका नाम आप देखेंगे विराटपुरी था। जो कौडिया है इसे कंतलपुर कहते थे। जो उज्जैन है उसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता था और उज्जैन को अवंती के नाम से भी जाना जाता था। जो ग्वालियर है इसे वत्स कहा जाता था और जो छतरपुर वर्तमान नाम है उसे उस समय चेदी कहा जाता है। तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण नाम है जो पहले प्राचीन काल में कुछ और थे, आज कुछ और हैं, उनके बारे में हमने देखा। कुछ पिक्टोरिकल यहाँ पर प्रेजेंटेशन है। जैसे जो भी प्रागैतिहासिक और जो भौगोलिक विरासत है उसमें आप देखेंगे लगभग 6.5 करोड़ वर्ष जो पुराने जीवाश्म हैं। जो डिडोरी के देखेंगे तो जो मुमुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसमें दुनिया का सबसे पुराने जो जीवाश्म है वो देखने को मिले हैं। डायनासोर के जो अंडों का भंडारण है वो भी हमें देखने को मिलता है। ऐतिहासिक जो पहचान और प्राचीन जो स्थिति है उसकी अगर बात करेंगे तो जैसे अवंती और जो उज्जैनी है, वर्तमान में इसका नाम उज्जैन है, ये प्राचीन महाजनपद काल में देखेंगे उत्तर अवंती की राजधानी थी और प्रमुख एक तरह से कमर्शियल सेंटर था, व्यापारिक स्थल था। महिष्मती के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो भी नर्मदा के तट पे अवस्थित था, प्राचीन नगर है। और है वंश के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसे ही प्राचीन जो गोंडवाना लैंड है उसके हिस्से के तौर पे देखें तो ये जो एमपी वाला क्षेत्र है ये चर्चित है। वत्स की बात करेंगे, वर्तमान में ग्वालियर इसका नाम है। और बाकी जो भी नवीन नाम है, जो प्राचीन नाम है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो ये पूरा हमने देख लिया, प्राचीन इतिहास की हमने संक्षिप्त एक इंट्रो क्लास दी। और इसी पर कई सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, भीमबेटका का प्राचीन महत्व किसके लिए जाना जाता है? ताम्र प्रसारण औजार के लिए, पाषाणकालीन शैलचित्र के लिए, महापाषाण स्मारक के लिए या वैदिक आश्रम के लिए। दूसरा प्रश्न देखिए, मालवा संस्कृति किसके लिए जानी जाती है? पाषाण औजार के लिए, उत्कृष्ट मृदभांड के लिए, शैलचित्र के लिए या पहिया निर्माण के लिए। एक और प्रश्न लीजिए, राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? अवंती पर, दसाड़ पर, शैलचित्र पर या फिर महिष्मती पर या फिर चेदी पर। तो ये प्रश्न आपको करने हैं। इसके अलावा है वंश के शासक ने किस नगर की स्थापना की थी? विदिशा नगर, महिष्मती, अवंती या फिर कुशावती। ऐसे एक और प्रश्न है, इसको देख लीजिए। प्राचीन नाम दसाड़ का आधुनिक नाम क्या है? महेश्वर है, विदिशा है, बघेलखंड है या कौडिया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्राचीन नाम महिष्मती का आधुनिक नाम क्या है? उज्जैन है, महेश्वर है, ग्वालियर है, बघेलखंड है या भीमबेटका पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, भीमबेटका की खोज किसने की, कब की थी? आरबी जोशी ने की थी 1957 से 58 के बीच में। श्रीधर विष्णु वाकड़कर जो है उनके द्वारा की गई थी, अरुण सोनकिया के द्वारा या मनोरंजन घोष के द्वारा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न दिए एक बार हल करने का प्रयास कीजिए। इसके उत्तर और इसके समाधान अगले एपिसोड में हम फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।